जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे एक्सरसाइज 8.1 के पहुंच चुके हैं। चैप्टर क्वाड्रिलेटरल चल रहा है हम लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। अच्छा ठीक है। अब कह रहा है कि साबित कीजिए कि ABCD स्क्वायर भी होगा और डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल B को और एंगल D को। तो सबसे पहले इसका एक रफली फिगर बनाता हूं मैं और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक रेक्टेंगल हमने बना दिया जो कि गिवन में है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और इस रेक्टेंगल को हमने ये नाम दे दिया, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D। अब रेक्टेंगल के बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि जिनमें से जो AC डायगोनल है, ये हमारा AC डायगोनल है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी। यानी अगर मैं इसका एंगल ये 1 ले लूँ, ये 2 ले लूँ, ये 3 ले लूँ और ये 4 ले लूँ, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। ये बाइसेक्ट का मतलब हुआ। अब यहाँ पर साबित करने को कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये जो ABCD है वो स्क्वायर है। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि साबित ये भी कीजिए कि जो BD है, यानी ये जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी और एंगल D को भी। तो यहाँ पर जो गिवन में है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर गिवन में सबसे पहले है कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, चूँकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। दूसरी चीज़ यहाँ पर गिवन में है कि जो ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर देखिए टू प्रूव में क्या कह रहा है। टू प्रूव में तो टू प्रूव में पहली चीज़ है यहाँ पर कि हमें साबित करना है कि ABCD क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। दूसरे पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है साबित करने के, जो डायगोनल है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और एंगल D को भी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखा जाए अगर, तो यहाँ पर अगर प्रूफ का देखा जाए तो इसका जो गिवन कंडीशन है हम लोग उसी का यूज़ करके इनको प्रूफ करेंगे। तो गिवन कंडीशन में हमारा है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। यही गिवन कंडीशन यूज़ करेंगे। दूसरा यहाँ पर गिवन में है कि ये रेक्टेंगल भी है और चूंकि रेक्टेंगल भी है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और साथ में पैरेलल भी होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वी नो डैट, हम ये जानते हैं, वी नो डैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल जो है हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जब हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD भी पैरेललोग्राम होगा और जब ABCD भी पैरेललोग्राम होगा तो इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इक्वल तो रेक्टेंगल में ही थे तो ये पैरेलल भी होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर कि AB पैरेलल टू CD। अब चूंकि AB पैरेलल टू CD हो गया तो AC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और जब AC ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है तो लिखेंगे एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब AC ट्रांसवर्सल लाइन होगा, अब ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो AD भी जो है, ये जो AD है वो BC के पैरेलल है और AC यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इन सब का यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर पहला वाला कि एंगल AB जो है CD के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमको यहाँ मिल गया कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा इक्वल हो गया है,
तो यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि चूँकि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, यहाँ से देखा जाए तो एंगल 1 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल है, जो कि गिवन में है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 की जगह पर एंगल 4 की जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 यहाँ मिल गया, यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ए गिवन में है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो यहाँ से इस ट्रायंगल ADC में देखा जाए तो अपोजिट साइड्स, ये इस एंगल का अपोजिट साइड AD है और इस एंगल का अपोजिट साइड CD है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AD इक्वल टू CD। अब AD जो है CD के इक्वल आ चुका है, और AD CD के इक्वल किस कारण से आया है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस रूल से ये जो है हमारा AD CD के इक्वल आ गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए, चूँकि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल था, तो इससे हमने ये लिख दिया कि यहाँ पर ये चीज़ का यूज़ करके कि एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल। अच्छा, एक चीज़ और गौर करें तो एंगल 2 जो है एंगल 4 के जो कि इक्वल है, और यहाँ देखा जाए तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे आल्सो, चूँकि ये हमने अभी साबित किया है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, ये हमको गिवन में है, तो हम ये लिख सकते हैं 2 की जगह पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जब एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा तो इसका भी, इस एंगल का अपोजिट साइड्स BC है और इस एंगल का अपोजिट साइड AB है, तो AB BC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल टू BC बाई साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर AB जो है BC के इक्वल हो गया, दिस इज AB इक्वल टू BC। तो जब AB जो है BC के इक्वल हो गया है और ये AD जो है CD के इक्वल हो गया, और हमें पता है कि चूँकि ABCD एक रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इन सब का यूज़ किया जाए तो देखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, और BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AB इक्वल टू BC एंड आल्सो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। इस फिगर से देखें, BC इक्वल टू AD, AB इक्वल टू CD, और ये चीज़ हमने साबित कर दी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि AB इक्वल टू BC है हमारा, और इधर से देखा जाए AD इक्वल टू CD हमने साबित कर दिया है। एक और चीज़ लिख देते हैं, AD इक्वल टू CD। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? अगर AB BC के इक्वल है और AB CD के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि BC CD के इक्वल आएगा। अब BC CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, तो BC जो है आपका CD के भी इक्वल है। यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू ये AB और इक्वल टू, अब बच क्या रहा है? AD। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल आ गए, और जब सब ये एक दूसरे के चारों इक्वल आ गए तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। अब जब ये प्रूव्ड हो गया, ये तो पहला पार्ट, अभी हमें दूसरा पार्ट भी तो प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये जो BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है अपने एंगल B और एंगल D को। तो ये अपने अपोजिट एंगल्स को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो कैसे बाइसेक्ट करेगा?
हमें पता है कि ABCD अब एक स्क्वायर हो चुका है, अभी अभी हमने साबित किया है। तो जब ABCD स्क्वायर हो गया है तो हमें पता है कि स्क्वायर का क्या है नियम, कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो अपने अपोजिट साइड्स के एंगल्स को डायगोनली के अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD is a square and diagonals of a square bisect the opposite angles। ये अपने अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। सो हम लिखेंगे कि BD जो है बाइसेक्ट करेगा अब एंगल B को भी और एंगल D को भी। सो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। और इसी के साथ ही हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो चुका है। तो अब सेकंड क्वेश्चन प्रूव्ड होने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे आ चुके हैं, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।